नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका निवेदन, आंतरिक सलाहकार समिति हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट उसके द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम एम्पावर्ड वुमेन में सोशल मीडिया द्वारा जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एम्पावर्ड वुमेन की श्रृंखला में जिसमें हम आज संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे नीलिमा कपूर जी से, जो कि हमारे बीच में मौजूद हैं, अपने जीवन के बहुत खूबसूरत पल, अपने महत्वपूर्ण अनुभवों से हमको रूबरू कराने के लिए। नीलिमा जी, हेल्प यू की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये कार्यक्रम हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले कि हम नीलिमा जी से बातचीत करें, हम बता दें कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट इस तरह के कार्यक्रम जो कि समाज से सीधे जुड़े हुए हैं, समय समय पर आयोजित करते रहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को हम जागरूक भी करते हैं, सजग भी करते हैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दिया करते हैं। नीलिमा कपूर जी हमारे बीच में है, जो कि एक जाने मानी शेफ है। हमारे लखनऊ में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो कि खाने पीने का हो, खाने पीने का शौकीन हो, नीलिमा जी को ना जानता हो। नीलिमा जी के हाथ के जो कुकरी बेकरी का उनके हाथ में जो हुनर है उससे पूरा शहर वाकिफ है। लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कोने कोने में आपकी वर्कशॉप्स और आपकी बनाई डिशेस लोग बहुत चाव से खाते हैं और बहुत दिल से पसंद करते हैं। और आपके इस शौक के चलते, आपके इस हुनर के चलते आपको ढेरों सम्मानों से और अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नीलिमा जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि आप आज हमारे बीच में हैं। तो आपकी इस शौक से संबंधित बातों की तो हम साझा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों से कुछ साझा करें। तो मैं नीलिमा कपूर बचपन में एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी। मैं और मेरा भाई, हम दो ही लोग थे, छोटा सा परिवार। और पापा हमारे कैशियर थे। कोई बहुत हाई फाई फैमिली नहीं थी, तो वही सीधा जीवन, जैसे कहते हैं ना, सादा जीवन हो चुका। तो मम्मी बहुत ही केयरफुल थी हम लोग के लिए, बहुत ही केयरिंग थी हर चीज़ के लिए। और एक उस टाइम में एक आदर्श होते थे जो हम लोग के स्कूलों में भी दिए जाते थे और माँ बाप के थ्रू भी दिए जाते थे कि बेटा लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी से दूसरों की मदद करनी है। तो वो सब चीज़ें हम लोग के दिमाग में ना कूट कूट के भरी हुई थी। तो एक सीधा सादा सा ये हमेशा से रहा, कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं, कुछ भी बहुत ज़्यादा घूमना फिरना या बाहर वालों से बहुत ज़्यादा दूर होना, ये सब कुछ नहीं था। बिल्कुल ही एक ऑर्डिनरी जिंदगी। तो आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब लखनऊ से ही? हाँ, सब लखनऊ से, ये चौक में, चौक की पुरानी गलियों से हमेशा। देखिए, दर्शकों की बात अपने आप निकल के आ गई। अभी पहला सवाल पूछा, चौक जो कि मशहूर है वहाँ के कुजीन के लिए, वहाँ की मुगलई जो हमारे पकवान है उनके लिए। तो जब चौक में ही मैम पैदा हुई है, वहीं पली बड़ी है, तो नेचुरली वो खुशबू और वो जो लज्जत है वो आपके स्वभाव में आती चली गई और इसको आपने धीरे धीरे करके अपना प्रोफेशन बना लिया। आपको अपने वर्तमान करियर या अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किस बात से प्रेरणा मिली? ये था कि उस समय तो हमने जस्ट ग्रेजुएशन करा जी। ग्रेजुएशन के बाद फैमिली में एक ऐसा हादसा हुआ कि हमारे फूफा जी जो थे उनकी अटेंडम एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो ये था कि बुआ जी हमारी जो थी उन्होंने फूड प्रिजर्वेशन में उस समय फूड प्रिजर्वेशन का कोर्स करा और उसके बाद वहीं पे जॉब करने लगी। हमने भी उस समय जस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ था। तब ये था कि वे लड़की को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जो खुदा खास्ता भगवान ना करे, ऐसी जरूरत पड़े कभी तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और कुछ कर सके। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में और उस टाइम हमने ग्रेजुएशन करा था करीब 48 ईयर्स में, 48 साल हो गया। तो उस समय में लड़कियों को उस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती थी कि भाई लड़कियों, मतलब ना लड़कियों के मन में, दिमाग में ये बात रहती थी क्योंकि आगे चल के हमें कोई ना कुछ जॉब करना है। इस तरह का ना लड़कियों का माइंडसेट था और ना घर वालों का कि उनको कुछ करना ही करना है।
ये तो एक हमारे घर में एक ऐसा हादसा हुआ, तो ये हुआ कि भाई ग्रेजुएशन करा, बहुत ज़्यादा किसने पढ़ाई करी, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी की मैरिज नहीं डिसाइड हुई तब तक तो भाई चलो हमें कर लो। जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई में कोई इंटरेस्टेड रहता है या बहुत ज़्यादा कि नहीं हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तब उसने मान लीजिए हमें कर लीजिए। नहीं तो फिर यही होता था कि भाई BA करा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद लड़की की शादी कर दी जाती थी या तो ससुराल में जाके जो भी करा। तो उसी तरह से हमारा भी यही सिलसिला चल रहा था। और वो एक हादसा हुआ, फिर उन्होंने वहाँ जॉब करने लगी, तो फिर BA के बाद में हमको भी उन्होंने फूड प्रिजर्वेशन से के पास में ही था जो होटल मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे 1 ईयर के कोर्सेज होते थे जी। 6 अलग अलग कोर्सेज होते थे जो 1 ईयर के होते थे, जो अब एक साथ छोटा कर दिया है जी, है ना। और 3 साल का होटल मैनेजमेंट जो है, तो वहाँ पे बस 1 ईयर का हमने कुकिंग किया। उसके बाद फिर ऐसे ही कुछ हुआ कि आफ्टर मैरिज हमें लगा कि नहीं हमें कुछ और करना है, तो प्राइवेटली हमने बेकरी का कोर्स किया। तो ये यात्रा शुरू हुई बुआ जी के समय से और यहाँ तक पहुँची। हम ये जानेंगे कि क्या आपने बचपन या प्रारंभिक जीवन का कोई महत्वपूर्ण घटना आपने हमसे साझा नहीं करी, जिन्होंने आपका और कोई ऐसी घटना, मतलब ये बुआ जी की बात हुई, या कोई एक ऐसी घटना बचपन में या युवावस्था में जिसने आपके जीवन पर और आपके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव डाला? देखिए उस समय तो टीवी, फोन्स, मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, लेकिन हाँ एक मानते हैं कि एक कल्पना की दुनिया हुआ करती। बिल्कुल, बच्चों बड़ी खूबसूरत दुनिया थी, वो बहुत अच्छी दुनिया थी, किताबों की दुनिया हुआ करती थी, जो हम लोग बचपन से ये समझिए कि थोड़े से बड़े हुए 9th में आए। पहले वो छोटे छोटे बच्चों की कहानियाँ होती थी, नंदन वगैरह जो आती थी मैगजीन, उसमें कहानी आती थी। इसके बाद थोड़ा सा बड़े हुए तो हम लोगों ने नॉवेल पढ़ने शुरू करे, और लेकिन हाँ दिमाग में बचपन से था कि वो सीधी सादी जो हम लोग देखते थे उस समय की जो लेडीज़ हुआ करती थी, कि एक जैसी ज़िंदगी सबकी ढंगे पे चलती थी, कि बस हस्बैंड है, उन्होंने खाना वाना बनाया, बच्चे हुए, उनको खाना वगैरह दिया, मतलब ये कि उनकी दुनिया एक बहुत सीमित थी जी। बस हाउसवाइफ होती थी, किसी का सरनेम उनके आगे लगता था, दैट्स इट, इसके बाद कुछ नहीं होता था। लेकिन हाँ बचपन से कह सकते हैं हम कि एक दिमाग में था नहीं, बड़ा होने के बाद कुछ तो करना है, कुछ करना है, एक सीधी सादी जिंदगी नहीं जीनी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ करना है के चक्कर में उस समय हुनर भी बहुत सारे थे। आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे पास भी सैकड़ों लड़कियाँ आती हैं हर साल, लेकिन होता ये है कि सिर्फ एक ही तरफ उनका रुझान जाता है, या उनके दिमाग में ये भरा जाता है कि बेटा तुम अपना सिर्फ कैरियर करो, सिर्फ पढ़ लिख के तुम्हें जॉब करना है, बड़ी से बड़ी जॉब लेनी है, इसके बाद सब अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। क्या डॉक्टर वगैरह रखिए और सब अपने आप बाहर से खाना खाइए। दैट्स इट। हम लोग का टाइम अलग था, ना तो टीवी शोज थे, ना ये था कि बहुत ज़्यादा आना जाना हुआ करता था। अब तो जैसे बच्चों को लगता है कि लड़कियाँ चाहे लड़कियाँ बिना फ्रेंड्स के रह ही नहीं पाते हैं। हम लोग के टाइम में यदि फ्रेंड्स हैं भी तो बहुत ज़्यादा आना जाना लगता है, बस एग्ज़ाम खत्म है और मम्मी की वार्निंग मिल जाती थी कि आज एग्ज़ाम खत्म हुए तुम्हारे, अब ये नहीं कि कल से तुम जो है सिर्फ नॉवेल पढ़ने लगोगे, तुम खाना तो बनाओगे ना। अब खाना तो मम्मी ने नहीं बनवाया हमारे, ये बात है, कोई मानता ही नहीं इस बात को कि हमने खाना बचपन में कभी नहीं बनाया। बिफोर मैरिज हम कह सकते हैं कि हमने एक टाइम का खाना भी नहीं बनाया, लेकिन हाँ ये कि मम्मी ढेर सारी चीज़ें निकाल के रख देती थी कि ये कढ़ाई, ये चावल काटनी है, साड़ी काटनी है तुम्हें, और इसके अलावा तुम्हें मतलब ये क्राफ्ट वगैरह का कुछ काम करना है। डांस का बहुत शौक था, गाना गाने का बहुत शौक था, और उस समय में हमने समझ ली सारी चीज़ें कर ली थी। क्रोचेट जानते थे, शटल वर्क जो चला हुआ था वो भी जानते थे, बस खाना बनाने के अलावा सब काम करते थे। लेकिन हाँ ये था कि सारी चीज़ें हम लोग को आती थी, कभी भी मौका पड़े हम लोग सब कर सकते थे। तो ऐसे में जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ी और यहाँ आपका करियर इस मोड़ पर आया, तो मैं ये जानना चाहूँगी कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा जिसको आप अपना गुरु मानती हो, जिन्होंने आपके व्यक्तित्व में अमिट छाप छोड़ी हो?
कोई एक पर्टिकुलर तो उस तरह बड़ा मुश्किल है, हाँ। बहुत मुश्किल है बताना। जी जी क्योंकि जब गाना गाते थे तो लगता था नहीं लता मंगेशकर की तरह से होना चाहिए। जब डांस करते थे तो समय बहन थी बड़ा फेमस थी, जी जी तो लगता था कि नहीं इनकी तरह डांसर होना चाहिए। इसके अलावा जब हमने वही बता रहे थे कि हम क्लास 9th में थे तो हमने कहा नहीं यार कुछ कहानी लिखते हैं जी और सीधी जो हमने शुरुआत करी तो समझ लीजिए कि हमने करीब 60-70 पेज लिखे और वो छोटी मोटी कहानी से भी शुरुआत करी। वो हमने एक बड़े से नॉवल से शुरुआत करी कि भाई नॉवल लिखेंगे सीधे तो इस तरह से शुरुआत हुई। मतलब ये है कि गुरु भी शौक के साथ साथ कह सकते हैं कि गुरु भी बदलते रहे जी कि हम ये करेंगे तो भाई ये गुरु होगा करेंगे। तो इस तरह से कोई एक पर्टिकुलर किसी का हम कह सकते हैं कि एक कोई हमारा मेंटोर नहीं रहा कि हाँ हमें उसी की तरह से बनना है। सब कुछ आता था तो वो वक्त के हिसाब से मतलब सही में अगर सही मायने में कहा जाए तो समय को ही आपने गुरु माना और समय ही सिखाता और करवाता चला गया। जो आप आज ये इस कुकरी से या ये जो हमारे पाक विद्या है इससे जुड़ी है, ये आपका शौक है या आपने इसको अपने पेशेवर जीवन से जोड़ा हुआ है? एक्चुअली वही बात है कि हमने आपको बताया कि उस समय हमने कुकरी करा तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे बच्चों को आजकल कहा जाता है ना कि लड़की हो चाहे लड़की हो तुमने ग्रेजुएशन करा है तुम्हारा ये एम है तुम्हें ये करना है और उसके बाद उसी को अपना प्रोफेशन बनना है। खैर हमको कराया गया तो उस समय हमने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम इस प्रोफेशन में इसके बाद एक जॉइंट फैमिली में गए। वहाँ पे ऐसा था कि लगा कि भाई हमारी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। वो पहचान कौन सी थी? हर चीज़ के लिए काफ़ी छोटी थे तब मैरिज हो गई थी, मतलब बहुत छोटे नहीं कहेंगे लेकिन 19 साल के आजकल के हिसाब से तो छोटे थे। 19 में आधा बच्चा इंटर करता है तो उस समय फिर ये था कि लगा कि अपनी पहचान ही नहीं है तो कुछ करना चाहिए। थोड़ा सा ये है कि फाइनेंशियली भी पैसे मांगने में थोड़ी हिचक सी होती थी और हस्बैंड भी क्योंकि उनकी भी एज कमी थी ना थी और उस समय जॉइंट फैमिली भी इसलिए कि हम लोग के पास मौका ही नहीं था कि हमारे हस्बैंड अपने पैरों पर खड़े होते या कुछ जॉब जैसी चीज़ करते। तो ये था बिजनेस, फिलहाल बिजनेस ही ज्वाइन कर लो तभी जल्दी मैरिज हो पाई क्योंकि हर लड़की वाला पूछेगा कि लड़का करता क्या है। अरे भाई बिजनेस है बिजनेस में बैठ गए तो बिजनेस है। लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा लगा कि नहीं अपना कुछ पहचान होनी चाहिए। तो पहले सोचा क्या कर सकते हैं, अच्छा डांस भी सीखा था, चलिए डांस सिखाया जाता है। फिर लगा नहीं, फिर किसी से सुना कि भाई वहाँ पे एक प्राइवेट क्लासेस लेती हैं अकेली तो वो काफ़ी चार्जेस हैं उनके। हमने कहा चलो फिर हम ही की क्लास लेना शुरू करते हैं। हमने तो पूरा 1 ईयर का कोर्स भी करा। तो चौक की गलियों से, मतलब आजकल तो खैर गलियों में भी बहुत सारी चीज़ें, पार्लर्स वगैरह हैं, डांस क्लासेस हैं, काफ़ी चीज़ें खुल गई हैं। लेकिन उस समय मैं कोई सोच भी नहीं सकता था कि चौक की पुरानी गली एकदम इंटीरियर में हमने कोई भी इस तरह का काम शुरू कर दिया। तो घर वाले बहुत खुश तो नहीं थे, सबने कुछ ना कुछ कहा, मतलब लॉज ने भी हस्बैंड ने भी कि तो क्या करने जा रहे हो सर, क्या बेवकूफ़ी है। हमने कहा कोई बात नहीं। तो पास में ही स्कूल था, एक कॉलेज था, डिग्री कॉलेज, वहाँ पे जाके कहा और हमारे घर में नीचे काफ़ी जगह थी, उस जगह को खाली करके एक टेबल लेके और हमने कहा नहीं हम कुकिंग क्लासेस शुरू करें। कुछ नहीं है तो कम से कम जो भी लड़की आएगी तो उनसे एक रिस्पेक्ट तो मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले बचपन से कुछ था ऐसा कि हमें हमारी रिस्पेक्ट जो है वो बहुत प्यारी थी। अपना मतलब एक खुददारी जैसे कहते हैं ना, किसी ने भी यदि कुछ कहा तो वो क्यों कहा वो यहाँ पे जाके बैठते लगता है ताकि हमें कुछ उसको करके दिखाना है। तो वो चीज़ थी कि भाई हमें कुछ बन के दिखाना है। तो ये चीज़ हमेशा से है। तो ये ऐसे अब तो जैसे आपका पूरा ये एक तरह से प्रोफेशन पूरा बिजनेस सेटल हो गया ना, तमाम लड़कियों को लड़कों को आपको ट्रेन करनी है। लेकिन ऐसे में परिवार, जैसे आपने कहा कि संयुक्त परिवार में आपका विवाह हुआ, तो तब तो खैर बड़ी मुश्किल से आपने उसको बैलेंस किया, लेकिन आप कैसे सामंजस्य बैठाती हैं?
नहीं, तब भी ये था कि तब ज़्यादा मुश्किल था। जी। अब तो हमारे 3 बच्चे हैं और तीनों बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे भी बड़े हो गए। हमारी जो नातिन है वो करीब 20 ईयर्स की हो गई है। जी। वो बता रही कि उसको भी वो भी लखनऊ में ही रह के पढ़ने लगी है। मुश्किल बहुत होता था। देखिए, हम कोई टीवी सीरियल नहीं देखते, क्योंकि टीवी सीरियल देखने का टाइम ही नहीं होता। हमारा दिन भर निकलता था क्लासेस लेने में। स्टार्टिंग में तो हमने जैसे घर पे क्लास ली, दोपहर में जो टाइम होता था, बच्चों स्कूल से आए बच्चे, उनको खिलाया और उसके बाद उनको सुला दिया। वो जो सोने का टाइम होता था, तो उसमें हम खुद सोने की जगह और नीचे अपने चले जाते थे घर में। नीचे अगर पोर्शन जो खाली करा था, वहाँ पे जाके 2-3 घंटे की कुकिंग क्लासेस लेते थे। जब तक बच्चे जगते थे तो हम लोग फिर हम पढ़ा के अपना फिर वही रूटीन में लग जाते थे। और फैमिली भी बड़ी थी, इन-लॉज भी थे साथ में, मदर फादर इन लॉ थे, ग्रैंड फादर इन लॉ थे, इसके अलावा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। फिर एक्चुअली उस समय आना जाना बहुत लोगों का हुआ करता था, रहने के लिए भी लोग आते थे। तो बस वही फिर घर के काम में लगते। तो ऐसा कभी लगा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि शौक करना, गप्पे मारना, ये सब हम कह सकते हैं कभी नहीं भैया, लेकिन वही है कि जैसे कि आपका व्यक्तित्व है, या आपने जिस तरह से बताया कि इतनी बड़ी परिवार में आपने सामंजस्य बैठाया और उस समय आपने एक कदम आगे बढ़ाया अपने आप को स्थापित करने के लिए, जिस समय महिलाओं का घर से निकलना बहुत मुश्किल था। अपने प्रोफेशन के बारे, अपने बारे में तो सोच ही नहीं सकती। तो वो एक पंक्तियाँ याद आ रही मुझे कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। बिल्कुल आपके ऊपर चरितार्थ होती है। तो ये आपका जो इतना लंबा सफर रहा नीलिमा जी, हम ये जानना चाहेंगे, वैसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन आपकी जो मुख्य उपलब्धियाँ हैं वो आप चंद शब्दों में ज़रूर साझा करें, ताकि जितनी भी हमारी ऐसी बहनें जिन्होंने सोच लिया कि नहीं भाई घर और बच्चे बहुत ज़रूरी पार्ट है, घर और बच्चे, लेकिन उससे भी ज़रूरी है मैं भी कुछ हूँ, मेरा आना इस जीवन में उसको सार्थक करना है। तो वो ज़रूर वो महिलाएं आपसे ये आपकी उपलब्धियाँ जानें और समझें और उसको आत्मसात करें। हम बता रहे थे कि फिर हमने बेंगलुरु में क्लासेस स्टार्ट की, लेकिन यही था कि एक लिमिटेशन थी जॉब की, उन पुरानी गलियों में कौन आएगा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये लीला के पीछे एक शनाज हर्बल, तेज कुमार प्लाजा, लखनऊ में रहने वाले अच्छे से जानते होंगे, वो वहाँ जगह थी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर था, बारबड़ा आंटी का, शनाज हर्बल का। तो पहले तो वहाँ पे हमने ब्यूटिशियन का कोर्स भी करा, और उसके बाद बस दिमाग में आया कि नहीं, हम इसी जगह पे एक उनका बड़ा सा हॉल था, तो उसमें पार्टीशन लगा के हमने कहा वहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे हज़ारों में क्लासेस शुरू हुए। हाँ, हमारे मम्मी पापा का काफ़ी मॉरल सपोर्ट था, और हस्बैंड, लेकिन तब तक ये है कि लैब क्लीन करती थी। हाँ। अरे क्या करोगी, अपने बच्चों को संभालो, पहले बच्चों को संभालो, लेकिन नहीं, उनको तो हम संभाल लेंगे। तो उसके बाद फिर हम करीब 8 साल वहाँ पे रहे। फिर वो जगह भी हमें छोड़नी पड़ी। इसके बाद हम आए हज़रतगंज में, पास में ही लालबाग एरिया है, वहाँ पे हमने एक बिल्डिंग बनी। तो वहाँ 15 साल है। वो 15 साल हम कह सकते हैं कि वो हमारे गोल्डन पीरियड्स थे, जहाँ पे हमने कॉन्टेस्ट एक हुई थी, खाना खजाना, संजीव कपूर जी का, जो जी टीवी पे आता था जी, वो मतलब स्टार्टिंग कहना चाहिए खाना इस शो की वहीं से हुई है। तो एक कुकिंग कॉन्टेस्ट उन्होंने अनाउंस करा था जो इंडिया लेवल पे था, और हर स्टेट से एक विनर मिले थे। तो उस समय में हमने यूपी से विन किया, यूपी में नंबर 1 था। इसके साथ ही साथ उस समय तक, बल्कि उससे पहले काफ़ी कुकिंग कॉन्टेस्ट वगैरह, जैसे सादी मैगजीन है, फैमिना मैगजीन है, मनोरमा वगैरह में भी आया करती थी, उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। तो वो भी हमने जो है उस समय पार्टिसिपेट करते रहते थे, विन करते रहते थे। फिर वहाँ से खाना खजाना विन करने के बाद हिंदुस्तान टाइम और हिंदुस्तान हिंदी न्यूज़पेपर जो है वहाँ से ऑफर आया कि आप हमारा रेसिपी कॉलम जो है उसके लिए एवरी सैटरडे अपना एक फूड वाला वो कुछ रेसिपी चाहिए। उन्होंने हमें टॉपिक भी दिया कि अवधी क्यूजीन को एक वेज और एक नॉन वेज, वो 4 साल करीब हमारा रेसिपी कॉलम है।
उसके बाद फिर एक नेशनल पैनासोनिक वाली जो कंपनी है वहाँ पे उन्होंने एक ऑफ़र दिया कि हम उनका एक नया प्रोडक्ट आया था उस समय में, कुकर कम वार्मर इलेक्ट्रॉनिक था वो। उसमें जो है वैसे होता है जस्ट ये हमारा राइस कुकर है, बट उसमें हमको सब चीज़ें, हम लोग को ट्रेन करा गया तो उसमें हमें सब चीज़ें बना के दिखानी होती थी, 6-8 डिश बना के दिखानी होती थी। तो उन्होंने हमें एक तरह से कहते हैं कि एक जॉब दिया जिसमें हमारी ही प्लेस पर 3 days उनकी कंपनी के क्लासेस होते थे, और जिसमें वो अपने जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनको हमारे पास भेजते थे और उनके हम क्लासेस लेते थे फ्री में। मतलब कस्टमर्स के लिए वो फ्री में होते थे, बट वो कंपनी हमें। उसके बाद हमारे पास कई सारी कंपनीज की कंसल्टेंसी हुई। नेशनल पैनासोनिक हमारी फर्स्ट कंपनी थी, इसके बाद BPL इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, फिर IFB, बजाज वाली कंपनी, बजाज कंपनी की तरफ से उन्होंने कानपुर में, इलाहाबाद में कई जगह पे अपने ये 1 day क्लासेस अनाउंस करते थे और साथ में हम लोग लेके जाते थे। और बहुत आपकी जो यात्रा है हर एक महिला के लिए एक ऐसी यात्रा है जिसको कि हम आप अगर आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश भी करेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं अपने मजबूत को हम तलाश ही लेंगे, हमें मिल ही जाएगा। एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करें, जो कि आपने बताया कि आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले जैसे ही लखनऊ का नाम आता है तो मुझे पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि लखनऊ वाले अलग से जान लिए जाते हैं, जैसे गुलाब हज़ारों फूलों में पहचान लिए जाते हैं, और लखनऊ हर लम्हा इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि हर एक को अपना बनाने का हुनर हमें आता है। तो पाक कला को और अपना बनाने को हुनर कहते हैं ना कि ये तो पतियों के लिए कहा जाता है कि पति के जो है दिल का रास्ता पेट से ऊपर गुजरता है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को भी अपना बनाने के लिए अगर आपने उसको अच्छा खाना बना के दिया तो वो आप उसके दिल में कहीं ना कहीं जगह बना लेते हैं। अब मैं बहुत एक पर्सनल आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी कि खाना बनाना पाक कला एक जो है कि वो और नहीं होती, वो सीखनी पड़ती है। खाना परोसने के गुण क्या होने चाहिए कि सामने वाला खा के उसको एकदम ये हो जाए कि हाँ मेरा पेट भर गया और मैं बार बार आपके हाथ का ही खा रहा हूँ। पेट भर गया, मन नहीं भरा। आजकल हमारी भी हमने आपको बताया ग्रैंड डॉटर आई हुई है, यहीं पे पली बड़ी थी, तो वो अब उसकी मम्मी जो है वो हमारी बड़ी बेटी है, वो एक्टिव है, दोनों हस्बैंड वाइफ। अब वो 2 साल हुए हैं उसको ग्रेजुएशन वहाँ से कर रही। अब उसकी आने से पहले ही समझिए फरमाइशें शुरू हो गई कि नानी मुझे ये खाना है, मुझे वो आपकी स्टीम फिश खानी है, या वो वाला चिकन खाना है, और ये खाना है, और ढेर सारी। और आने के बाद उसने पूरी अपनी लिस्ट बना के चिपका दी, और रोज उनकी एक फरमाइश पूरी होती है। और बड़ी खुश, नानी क्या करें, पेट भर गया, मन नहीं भरा, तो क्या करें। तो वही वाली है, देखिए हम हिंदुस्तानियों के साथ में ये है कि खाना बनाना जो है वो एक लेडीज़ के साथ में जुड़ा होता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में तो खाना बच्चे लड़के जहाँ बड़े हुए वो खाना वो भी बना लेते हैं, बस मतलब ये खाना बनाना उनके लिए पेट भरने का ही साधन है। लेकिन यहाँ पे अभी भी काफ़ी चेंज हुआ है हिंदुस्तान में, और अब लड़के भी थोड़े से हमें कहना चाहिए कि जागरूक हुए हैं। यदि बीबी वर्किंग है तो लड़के भी काफ़ी कुछ काम कराते हैं, लेकिन आप फिर भी ये सोचें कि यदि कोई लड़की है वो शादी होके आती है और उसको खाना नहीं बनाना आता है, तो कहीं ना कहीं घर वालों के दिमाग में या फिर उसका हस्बैंड है, और थोड़ा छोटे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर बच्चे सुनाने लगते हैं क्या हमें वही सब किसी पिटी चीज़ें। और ऐसा हमारे साथ हुआ है कि आप ये समझिए कि सिविल हॉस्पिटल है लखनऊ में, वहाँ की एक लेडी डॉक्टर है, वो बोली मेरा बेटा 18 साल का है, बोली अभी तक तो कुछ भी बना दिया खा लेते थे हम लोग। भाई नेचुरली डॉक्टर ने इतना टाइम नहीं मिलता था, ना मिलता है कि हम बहुत कुछ बनाएं, लेकिन अब वो कहते हैं क्या मम्मी आप वही चीज़ें रोज बना के खिलाते हो। अच्छा पहले फिर भी बच्चे सीधे साधे थे, वही नाश्ते में मछली लड्डू हो गया, ऑप्शंस नहीं थे बहुत ना, ऑप्शंस नहीं थे। अब तो देखिए कि आप देखिए हर चीज़ में इतने ऑप्शंस हैं, इतनी वैराइटीज हैं,
तो वही बात है कि उस एज में बोली हमें सीखना पड़ रहा है, क्योंकि अब वो बेटा सुनाता है कि भाई हम क्या करें, अब मम्मी वही सब चीज़ें बनाते हैं, कुछ तो नई चीज़ें बनाओ। ऐसे ही एक बार हमारे पास आई थी एक लेडी, क्रिश्चियन लेडी, जो एक बहुत हाई पोस्ट से रिटायर हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ कुकिंग सीखना चाह रही हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि ज़िंदगी भर मैंने सिर्फ अफसरी करी, खाना मेरे हस्बैंड ने बनाया। जी जी जी। अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे बनाना चाहिए। तो उस समय में आई थी, बहुत टाइम हो गया, करीब 35 ईयर्स हो गए हमारा करियर स्टार्ट हुआ था। और वो उस समय तो गर्ल्स ज़्यादा आती थी, उनके साथ में उन्होंने सीखा और इतना एंजॉय करती थी कि ऑर्डनरी कोफ्ते भी बना रहे हैं तो वो अच्छा कोफ्ते ऐसे बनते हैं, अच्छा इसकी ऐसी भी बनती है, और बिल्कुल बच्चों की तरह से एक्ट करती थी। एक दूसरा इंसिडेंट हमें याद आ रहा है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में डॉक्टर टिक्कू हैं जी, असीम टिक्कू। असीम टिक्कू जी, उनकी है वो शायद BDS जी। तो उनकी मदर थी, वो हमारे पास आती थी, मिसेस टिक्कू। उनको एक बार पता लगा तो वो लालबाग में, हम 3rd फ्लोर पे थे, तो वो उस समय अच्छी खासी एज थी उनकी, मतलब वो 60s में थी, और मतलब उस समय कहना चाहिए यंग एज में थे। तो क्लास में वो हमें मेरा नाम लेके बुलाती थी, नीलिमा तुम्हारी डिश तो जो है ना वो सुपर हिट हो गई, इस तरह से कह के उन्होंने बेकरी सीखी सर्दियों में, मतलब उनके लिटरली हाथ कांपते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने पोती पोतों के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपने हाथ से कुछ बनाऊँ। उसके बाद वो जब भी अपने बॉम्बे में दूसरे बेटे के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि नीलिमा हमें जरा सा कुल्फ़ी की रेसिपी बताओ, और वह भी उन्होंने रेसिपी पूछी, वहाँ पे उन्होंने बनाई, अपने जो है बेटे के फ्रेंड्स वगैरह को खिलाई। उसके बाद आके बोलती है नीलिमा तुम्हारी रेसिपी तो सुपर हिट हो गई। अच्छा, और भी जरा सी प्रॉब्लम आती थी तो वो पूछा करती थी। तो इस तरह की 2-3 ऐसी लेडीज़ आई हैं जिनको सिखा के लगा, मतलब इस चीज़ को आपने पहला पूछा ये था ना कि आपने खाना या प्रोफेशन जो है वो मजबूरी है। एक्चुअली ये हुआ कि हमने मजबूरी तो हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि उस चीज़ को एंजॉय करें, और आप कोई भी काम, कोई भी कैरियर जब हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप वो काम बहुत खुशी से करते हैं। खुशी से करते जी। तो मैम आप लखनऊ से हैं, तो ये बताइए कि आपके इस प्रोफेशन को बर्बाद चढ़ाने में लखनऊ की कितनी बड़ी भूमिका है? लखनऊ तो हम कहेंगे नवाबों का शहर है, थोड़ा सा नवाबों का नफासत, नज़ाकत, ये सब लखनऊ में है। लखनऊ हमें बहुत प्यारा है, अपना लखनऊ हम कह सकते हैं कि हमें बहुत प्यारा है, हमें हमारा हिंदुस्तान बहुत प्यारा है जी, क्योंकि हमारे इवन मम्मी पापा भी, हमारा ब्रदर वहाँ पे सेटल है अमेरिका में, जाते थे पहले साल पापा गए तो हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा पापा प्लीज़ हमें हमारा हिंदुस्तान बहुत प्यारा है, आपने जो चीज़ हाँ यहाँ पे कमियाँ दिखती हैं उसमें सबसे पहले वो कमियाँ अपने आप में दूर करिए। इसी तरह से कहेंगे हमारा लखनऊ हमें बहुत प्यारा है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ की तहजीब बहुत अच्छी है, और यहाँ पे लोगों को एक दूसरे से बहुत प्रेम से मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें कहना चाहिए कि आज तक हमें हैं, तो मतलब इस बात का हमें गर्व है कि हम लखनऊ से हैं। तो लखनऊ के जो कुजीन है, बाहर भी हम अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं या देखते हैं कि जो मुंबई से आए लोग वो यहाँ का खाना पैक करा के ले जाते हैं और जब तक यहाँ रहते हैं तब तक खाते ही रहते हैं। तो यहाँ के जो पकवान है, यहाँ के जो कुजीन है, यहाँ का जो खाना पीना है, उससे आपको कैसे प्रेरणा मिली? आप तो लखनवी व्यंजन के एक्सपर्ट हैं, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। नहीं, लखनऊ का ऐसा है ना, जैसे पंजाबीज़ का है तो पहले के टाइम में स्पेशली बहुत ज़्यादा तेल वगैरह, हाँ जी, है ना, कि पता उंगली टूट जाए। लेकिन अब धीमे धीमे सभी लोग डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन खाना हिंदुस्तानी का कहें हम, लखनऊ का भी स्पेशली, क्योंकि हमारे यहाँ भी फॉरेन से, हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो वो एक दो बार अमेरिकन फ्रेंड्स वगैरह को भी लाए हैं, तो थोड़ा सा हमें भी डर लगा कि भाई उन लोग के लिए टेबल लगाएंगे और इसके बाद फिर उन लोग को खाना परोसेंगे, तो खाना वो लोग खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बहुत
तारीफ कर करके खाना खाए। ऐसा नहीं लगा कि वो लोग पहली बार खाना खा रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने में। जी मैम, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि जब शेफ का नाम आता है तो हमारे दिमाग में जो पहली छवि बनती है ना, वो संजीव कपूर, रणवीर ब्रार या विकास खन्ना। ऐसा हमेशा क्यों है कि हमें टीवी पे शेफ के नाम पे केवल मेल शेफ दिखते हैं, फीमेल क्यों? स्टार्टिंग में है ना, देखिए आप शुरू में देखिए आज से 40-50 साल बैक में जाएंगे तो हर चीज़ में, आप हर क्षेत्र में देखिए सिर्फ और सिर्फ जो है मेल मेंबर्स ही देखिए हर चीज़ में। आपने कभी सोचा नहीं होगा टैक्सी कोई लड़की चलाएगी या पेट्रोल पंप पे काम करेगी, पेट्रोल पंप पे काम करेगी। तो उसी तरह से ये शेफ भी, मतलब घर में खाना तो सिर्फ लेडीज बनाएंगी, औरतें बनाएंगी, लेकिन बाहर यदि बारात में खाना बन रहा है, होटल में खाना बन रहा है, तो वो एक माइंड सेट था कि नहीं वो तो आदमी का, हाँ बड़ा काम है, बड़ा काम है, वो आदमी का काम है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको भी पता है कि भाई कितनी अच्छी शेफ जो है वो लेडीज। बिल्कुल। और अभी तो हम कह सकते हैं इस समय फिलहाल 15-20 सालों में हमारे पास से कोर्स करने के बाद कितनी पेस्ट्री शेफ, कितनी शेफ तैयार कर रही है। बिल्कुल मैम, ये जो आप उसकी क्लास लेती हैं, कुकरी, बेकरी और सारे कोर्सेज, अचार मुरब्बा सब कुछ, तो इसमें लड़कियां तो आती हैं, क्या लड़के भी आते हैं? देखिए शुरू में तो हम कह सकते हैं कि करीब 20-25 साल तक हमने बॉयज़ को बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया। कभी इक्का दुक्का क्वारीज आती थी, तो उस समय गर्ल्स की इतनी भीड़ रहती थी हमारे पास कि एक एक बैच में 40-40 गर्ल्स होते थे। तो हम बिल्कुल मना कर देते थे कि नहीं, हम नहीं सिखाएंगे। जी। तो बड़े परेशान से होते थे कि नहीं कहाँ पे, फिर हम लोग कहाँ पे जाए, हाँ होटल मैनेजमेंट कर दीजिए। तो होटल मैनेजमेंट तो 3 साल का होता है। फिर इसके बाद हमें लगा कि हाँ भाई क्वारीज बहुत बढ़ रही हैं और हम सिखा सकते हैं। तो अब हमने लड़कों को भी सिखाना शुरू कर दिया। तो लखनऊ से नहीं, लखनऊ के बाहर के भी काफ़ी, तो लड़के उसी चाव से उससे सीखते हैं, वो ज़्यादा ही सीरियसली सीखते हैं। क्योंकि गर्ल्स का तो ये है कि उतना कैरियर में नहीं, अपने शौक के लिए या बहुत सी अपनी ज़रूरतों के लिए, या फिर स्टार्टिंग में जिनकी ग्रेजुएशन हो गया, अब तो शादी करनी है, तो घर वालों ने भी कहा कि सीखो। बिल्कुल। तो लड़के जो आते हैं वो नेचुरली वो सीखने आते हैं, उनको अपना कैरियर बनाना है। लखनऊ के बाहर क्या है, जिन्होंने किसी ने कैफे खोलना है या किसी ने बेकरी खोलनी है, ठीक है ना, किसी ने फास्ट फूड खोलना है, तो वो लोग आते हैं तो नेचुरली सीरियस ही होते हैं। जी, तभी वो आते हैं। जी। और हमें भी अच्छा लगता है कि भाई चलिए लड़के भी आए हैं, कम से कम आगे आने वाले टाइम में हमारा मतलब पर्पस ही ये था कि भाई हम रह ना रहे, लेकिन एक नाम जो है वो रहे हमारे बाद में, जो है कि दुनिया कम से कम याद तो करे हमें नीलिमा कपूर भी। बिल्कुल। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बहुत ही मशहूर शेफ श्रीमती नीलिमा कपूर जी से, जिन्होंने अपने जीवन के वो अनछुए पहलू भी हमसे साझा किए जो कि शायद वो याद करती है तो अभी भी उनका दिल भर आता है, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो आज सफलता के इस मुकाम पर, इस पायदान तक पहुंचेंगी। सिर्फ एक छोटी सी यात्रा शुरू उन्होंने की और अपने शौक को उन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि हवन में संविधा लगातार डालते रहे, आहुति डालते रहे, और आज वो इस मुकाम पे है कि हम सब महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में, इससे पहले मैं बता दूं कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट समाज से जुड़े हुए समस्त लोगों की किस प्रकार से मदद करता है। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2012 में जनहित व जन कल्याण हेतु की गई थी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अपने स्थापना वर्ष से अब तक लगभग 12 वर्षों के समय में हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी संस्था के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। ट्रस्ट अपने साधनों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नयन की दिशा में लगातार गतिशील है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसको ध्येय मानते हुए ट्रस्ट गरीबों और असहायों की मदद हेतु लगातार वस्त्र वितरण अभियान, रक्तदान, बाल गोपाल शिक्षा योजना, जनहित के जागरूकता अभियान,
सम्मान समारोह और अन्य लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के महासंकट में ट्रस्ट ने अपने संसाधनों व हेल्प यू कोरोना वॉरियर्स की मदद से निराश्रित और जरूरतमंद लोगों के लिए निरंतर भोजन, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य बचाव सामग्री का वितरण किया। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ट्रस्ट लगातार प्रयत्नशील है और समय समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम, सफाई अभियान, जागरूकता कार्यक्रम जैसे कराए जाते हैं। साथ ही साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में आप अवेयरनेस कैंप भी लगाते हैं, जिसमें बच्चों को कराटे की और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा साहित्य और साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए आध्यात्म एवं संस्कृति के संवर्धन, उन्नयन और उत्थान के लिए जनहित में कई पुस्तकों का प्रकाशन भी किया गया है, जिसमें कि कॉफी टेबल बुक गीतों के दरवेश गोपाल दास नीरज, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA संक्षिप्त परिचर्चा, इंडिया अवेक CAA NRC, उर्दू शायरी में गीता, कॉम्बैटिंग टीवी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, अनवर जलालपुरी मोहम्मद के सफ़ीर जो कि उर्दू और हिंदी दोनों में प्रकाशित है, और भगवत गीता गर्ल मरियम। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम, अनाथालय, भगवत गीता सेंटर, हेल्प यू एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक तथा अन्य जनहित परियोजनाओं का क्रियान्वयन लगातार चल रहा है और इस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। हम जीवन के सभी क्षेत्रों में से लोगों की मदद कर रहे हैं। ट्रस्ट की समस्त गतिविधियों जन कल्याण के कार्यक्रमों का संपूर्ण विवरण ट्रस्ट की वेबसाइट www.helpyoutrust.org तथा समस्त सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टम्बलर, यूट्यूब पर आपके अवलोकन के लिए प्रमाण के लिए उपलब्ध है। और आइए हम एक बार फिर से रुक करते हैं श्रीमती नीलिमा जी का। मैम, एक बार आपका पुनः बहुत 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 स्वागत है। मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे विशेष पुरस्कार या ऐसे कुछ विशेष सम्मान जिन्होंने कि आपके इस प्रोफेशन को और आपकी जो अंदर की एक वो थी, एक आर्ट थी ना कि कुछ कर दिखाने की, उसको और हौसला दिया हो, उन पुरस्कारों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सबसे पहले तो अभी मैंने आपको बताया कि खाना खजाना जिन्हें यूट्यूब बनाया जी। इसके अलावा ऐसा था कि इससे पहले थोड़े सा मैं आपको बताया था कि मैगजीन वगैरह में भी रेसिपी कॉन्टेस्ट आते थे। तो उसमें एक बार ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो आपका न्यूज़पेपर है, उसने भी एक कॉन्टेस्ट अनाउंस करी थी। और ये था कि हम लोग वेट ही कर रहे थे। हमने कहा अरे सब ऐसे होता है, आता कुछ नहीं है, हम लोग के अपने लोग होते हैं। और उस समय हमारी प्रेगनेंसी जो थी वो एडवांस स्टेज पे थी। तो पता लगा हमारा प्राइज़ आया है, सेकंड प्राइज़ आया है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। और जो हमें लेने के लिए क्लास और समय होता था, ताज नहीं था, वहाँ पे लेने के लिए जाना है। तो घर वालों ने उस समय हमारे देवर की जस्ट मैरिज हुई थी, तो उन्होंने बड़ा मजाक बनाया कि अरे भाभी जी आप इसी स्टेज पे कैसे जाएंगे। तो हमने कहा देखो प्राइज़ मिल रहा है ना, प्राइज़ लेने तो हम लेबर रूम से भी जाएंगे क्योंकि नेचुरली वो हमारे एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि पहला प्राइज़ था जो कि हम सामने से लेने जा रहे थे। और इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खजाना वाला जो है वो प्राइज़ विन करा। इसके बाद फिर जजिंग के लिए बहुत सारी जगह पर बुलाया जाता था। फिर अभी रिसेंटली एक प्राइज़ हमने लिया है जिसको कह सकते हैं कि ये हमारा 40 साल हो गए हैं। और वो एक बहुत बड़ा टाइम हमने जो निकाला है ना, कह सकते हैं कि आग में टपके उसका एक पुरस्कार है ना। तो वो ये है भारत गौरव रत्न अवार्ड। काफ़ी बड़ा अवार्ड है जो दिल्ली जाके और वहाँ के जो मिनिस्ट्री हैं वहाँ पे उन्होंने दिया। उसके बाद फिर ये था वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड मिला। इसके बाद फिर तो लंबी फहरिस्त है। मैम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम लोग शुरू में आपने कहा ना कि बहुत इतने साधन नहीं थे, हम लोग कुछ भी करते थे, लेकिन अब जिस तरह से अब धीरे धीरे ये प्रोफेशन बनता जा रहा है और लड़के लड़कियां सब सीखना चाहते हैं, कोई शादी के लिए या कोई अपना प्रोफेशन बनाने के लिए, किन नई तकनीकी का प्रयोग आप अपने इस प्रोफेशन में या बच्चों को सिखाने में करते हैं? बहुत सारे देखिए
इक्विपमेंट्स और सब चीज़ों की तरफ आप लोगों को पता होगा कि पहले घर में लेडीज़ जो है वो चक्की पे आटा पीसा जाता है। जी। इसके बाद एक वो फैसिलिटीज़ है जी। फिर सिल पे मसाला पीसा जाता था। वो बात अलग है कि मिक्सी आ गई है तो हम लोग को बहुत आसानी हो गई। सारी चीज़ें मसाले वगैरह है या जो भी चीज़ चाहते हैं हम लोग को पिसी पसंद छनी हुई और बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलती है। पहले लेडीज़ का टाइम ही इस तरह से जाता था कि भाई दाल बीन रही हैं, गेहूँ भी बीन रहे हैं। हमने भी अपनी मम्मी के साथ में बैठ के या सास के साथ में बैठ के गेहूँ चावल भी बीना है, फिर उसको साफ़ करा जाता था, फिर उसको चक्की पे पिसवाया जाता था। तो इसी तरह से करके हर चीज़ आप देखिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी एक बदलाव आया है और बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स आए हैं जिससे टाइम सेविंग तो नहीं। हम बातचीत कर रहे थे मशहूर शेफ नीलिमा कपूर जी से। मैम आपने अपने जीवन से जुड़े हुए इतने सारे पहलू हमारे दर्शकों से साझा किए। हम ये चाहेंगे कि चलते चलते जो हमारी बच्चियाँ कुछ जीवन में करना चाहती हैं लेकिन कभी कभी कुछ साधनों का अभाव है, संसाधनों का अभाव है या कहीं कुछ ऐसा मौका या माहौल उनको माकूल नहीं मिल रहा, तो उनके लिए क्या कुछ एक संदेश पहुँचाना चाहिए? देखिए आजकल का वक्त बदल गया है। आजकल वक्त बहुत ज़्यादा बदल गया है और जैसे कि ये हेल्प यू वाले भी बोलते हैं मोदी जी का एक वो लेकर चल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। और लड़कियों की एजुकेशन पे लड़कियों के कामों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो हमारा भी यही कहना है कि आजकल वो वक्त है कि हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी भी है और हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई ऐसी वजह है कि यदि आपने मन में ठाना है, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपने यदि अपने आप में ठान लिया कि हमें ये करना है तो कायनात भी जो है वो आपके आगे झुकती है। दिमाग में ये चीज़ रखिए, एक जैसे अर्जुन ने वो सिर्फ एक आँख दिखाई देती थी कि मुझे इसको अपना एक एम बनाना है ना, कि बस सिर्फ मछली की आँख को ही टारगेट करा उसने। इसी तरह से दुनिया की कोई चीज़ यदि आप चाहते हैं, आप डांसर बनना चाह रहे हैं, आप सिंगर बनना चाह रहे हैं, आप म्यूजिशियन बनना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप शेफ बने, एक आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, इतने सारी मतलब हमें तो हमारी स्टूडेंट से नॉलेज मिलती है कि अच्छा हमें लगता है थोड़े दिन बाद अच्छा आप क्या कर रहे हैं, ऐसी बातें भी होती रहती हैं। हम लोग की तो क्लासेज ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल शांत होके और वो काम करिए, तो हम लोग सब तरह की बातें भी अपने स्टूडेंट से करते रहते हैं और साथ में पूछते भी रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। इतने नए नए कोर्सेज आ गए हैं, इतनी नई नई चीज़ें हमारी स्टूडेंट्स हमको बताती है कि मैम हम ये कर रहे हैं, अच्छा ये कौन सा कोर्स हम नहीं सुना आज तक। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा अपना पर्सनल ये मानना है कि लड़कियों को हर चीज़ आनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप ठीक है आपका एम है, आपने अपना प्रोफेशन जो है उसको जो भी चूज़ करा, लेकिन खाना बनाना भी, घर के कामों में भी और हर चीज़ में टैलेंट होना चाहिए और उस टैलेंट को बाहर निकालना चाहिए। मतलब हर हमने अपनी बच्चियों को भी इसी तरह की शिक्षा दी है कि वो हर चीज़ में, हर क्षेत्र में जो है वो काम कर सकती है। मतलब जो लड़कियों की एक तरह से कहा जाता है ना कि भाई लड़कियाँ सुंदर भी हो, लड़कियों में जो गुण भी नहीं गाते थे ना कि भाई खाना पकाना आता हो, शुरू में तो लड़कियों से पूछा जाता था भाई खाना क्या बना लेती हो, क्या बना लेती हो, अच्छा गाना गा लेती हो, डांस कर लेती हो, थोड़ा सा नाच के दिखाओ, तो थोड़ा सा ये करके दिखाओ। तो वो सारी चीज़ें होनी लड़कियों में बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने कोई कैरियर को पकड़ा है तो सिर्फ उसी के पीछे आप हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में स्पेशली लड़की या एक औरत तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है तब तक वो अपने बच्चों की परवरिश खुद से अच्छे से ना करे। दूसरी चीज़ है वो घर को एक अच्छी तरह से ना रखे, इसके अलावा मेहमानों का स्वागत ना करे। आपके जो रिश्तेदार आ रहे हैं वो भी ये कह के जाए कि भाई लड़की हो तो ऐसी, बहू तो वो तो ऐसी। इसके अलावा घर को भी ठीक से आपको रखना है, हर काम में आपकी पता लगे कि भाई आप की सुरुचि क्या है या आपकी विशेषता है, तो हर चीज़ को बैलेंस बना के
जैसा कि नीलिमा जी ने बताया कि हर लड़की को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। देखिए, ऐसा आजकल लड़कियां जो थोड़ी मॉडर्न है, एडवांस है, कहती हैं चूल्हा चौका ही थोड़ी करना है। ठीक है, चूल्हा चौका ही नहीं करना है, लेकिन चूल्हा चौका भी करना है। वजह ये है कि हमारे पास महिलाओं को एक ऐसी सशक्त चीज़ ईश्वर ने दी है जो सिर्फ हमारे पास है। हमारे पास पाक कला बॉर्न होती है जो अपनी माँ से, नानी से और शादी के बाद अपनी सास से लेते हैं। बेटा नाराज है तो अच्छा खाना बना के दे देते हैं, पति नाराज है तो अच्छा खाना बना के खिला सकते हैं। और एक पावर तो है ही, जब आप अपने बच्चे को अपने हाथ से बना के कुछ खिलाते हैं तो वो सुकून आपको शायद कहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं ढूंढने मिलेगा जो आप अपने पति और अपने बच्चे को और अपने परिवार को अपने हाथ से प्यार से बना के खिलाएंगे। जो स्माइल आपके बच्चे के चेहरे पर होगी ना, या थैंक यू माँ कहेगा, उस समय आपको एकदम स्वर्गिक सुख मिलेगा। नीलिमा जी, आप हमारे बीच में आई, हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी बातें साझा करी। आपकी हर बात में एक बात ऐसी छुपी थी कि जिससे ये कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ गई जो हम सब के लिए है कि मंजिल की जुस्तजू में मुकद्दर न देखना, एक बार जो चल दिए तो पलट कर न देखना। मंजिल की जुस्तजू में मुकद्दर न देखना, एक बार जो चल दिए तो पलट कर न देखना। और मोती की आरजू है तो साहिल पर ठहर कर, गहरा है किस कदर ये समंदर न देखना। आपने एक छोटी सी मोती पाने की आरजू में आपने इतना लंबा 40 साल लंबा अपनी करियर चुना, जिसमें आपको खुशी भी मिल रही है। और उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आप आज की पीढ़ी को ट्रेन कर रही हैं पाक कला में। आप हमारे बीच में आई। हेल्प यू परिवार की ओर से मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप इसी तरह से हमारी आगामी पीढ़ियों को संस्कारित करती रहें, शिक्षित करती रहें। पाक कला की जो खुशबू है, पकवानों की खुशबू है, लखनवी जो पकवान है उसकी खुशबू से हमारे लखनऊ को, हमारे प्रदेश को और हमारे हिंदुस्तान भर को सुरभित करते रहें, ऐसी हमारी आकांक्षा है। हेल्प यू की ओर से हम आयोजित पुनः किसी कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।